अफगानिस्तान में तालिबान है। पिछले 6 दिनों में न जाने आपने कितनी खबरें सुनी हैं, लेकिन जानते हैं आप सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत बुरी है तो महिलाओं की हालत बुरी है। महिलाएं जिनके जहन में ये चलने लगा है कि खुली हवा में कभी सांस ले पाएंगी या फिर नहीं। महिलाएं जो कि ये जानती हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जहां पर एक जमाने में बहुत ही लिबरल सोच की महिलाएं और पुरुषों का समाज हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में घर से बाहर अगर महिलाएं झांकने की कोशिश करती हैं गोली मार दी जाती है। अगर महिलाएं यूं ही बिना सर पर दुपट्टा डाले हुए, और दुपट्टा तो छोड़िए अगर हिजाब और नकाब नहीं है तो फिर महिलाओं को सीधे तौर पर कोड़े बरसा दिए जाते हैं। वापस से तालिबानियों का राज आ गया है। मुल्ला उमर का वक्त महिलाओं को याद आने लगा है। महिलाएं ये सोचने में लगी हैं कि क्या कभी स्कूल जा पाएंगे, कभी कॉलेज जा पाएंगे, क्या कभी नौकरी कर पाएंगे या फिर नहीं। और तो और महिला खिलाड़ियों से किट जलाने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व अफगानी महिला फुटबॉल टीम कैप्टन ने अपील की है कि जितने भी किट है आप जला दीजिए, सोशल मीडिया से अपने फोटोग्राफ हटा दीजिए, क्योंकि तालिबानियों की सरकार आ गई है। पूर्व महिला फुटबॉल कैप्टन है, नाम है इनका खालिदा पोपल। खालिदा पोपल ने अपील की है, ये कह दिया है किट जलाओ, सोशल मीडिया से अपने फोटोग्राफ भी आप हटाएं। और पूर्व महिला फुटबॉल कैप्टन खालिदा पोपल ने यह अपील की है। और वहीं अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और महिला एंकर को नौकरी से हटा दिया है। शबनम नाम है इनका। इनका कहना है कि तालिबानियों ने कहा कि तुम एक औरत हो, तुम घर जाओ। सुनाइए। دوران یم د تیرو شپږو کلونو راهیسې دلته په افغانستان کې زه د خبریال یا د خبر څانګې د وړاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په آرټي یا د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څانګې ویاله وم. ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانه کړل شوه، سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي. خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی. نو دلته ستر ګواښونه دي زموږ پر وړاندې، که نړیوال زما غږ اوري، مرستندوی یا بنسټونه زما غږ اوري، زموږ سره دې مرسته وکړي ځکه چې زموږ ژوند تر एक महिला एंकर से यह कह दिया गया है कि अब आप आगे एंकरिंग नहीं कर पाएंगी, न्यूज चैनल पर आप नजर नहीं आएंगी। इससे पहले आपको याद होगा खदीजा अमीन महिला एंकर जिन्हें हटा दिया गया था। तालिबानियों ने कहा था कि बुलेटिन भी हमारा होगा, एंकर भी हमारा होगा, रिपोर्टर भी हमारा होगा, प्रोड्यूसर भी हमारा होगा। एमसीआर और पीसीआर ये एक तकनीकी शब्द होता है। यहां पर भी हम ही बैठेंगे, हम ही राज करेंगे। अपील, वकील, दलील सब कुछ तालिबानियों की चलेगी। और जहां पर ये दलील चलने लगती है ना, वहीं पर तालिबानी महिलाओं के लिए अपना ड्रेस कोड लागू करने लगते हैं। पुरुषों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन महिलाओं के लिए हिजाब का मतलब होता है, मॉडर्न इस्लाम में हिजाब का अर्थ है पर्दा। कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े के लिए नहीं बल्कि एक पर्दे के रूप में किया गया है जो औरतों और आदमियों दोनों के बीच होना चाहिए। नकाब या इसे निकाब भी कहते हैं, चेहरा छिपाने का कपड़ा है, सिर पूरी तरह से ढका होता है। इस्लाम में कहीं भी चेहरा ढकने की बात नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ सिर और बाल को कपड़े से छिपाने का जिक्र है। लेकिन कट्टरपंथी देशों में औरतों का अपना चेहरा भी छिपाने का फरमान दिया जाता है। बुर्का भारत में अक्सर मुसलमान औरतों की तरफ से पहने जाने वाले काले लबादे जैसी पोशाक को बुर्का कह देते हैं। दरअसल बुर्का उससे कुछ अलग होता है। नकाब का ही अगला लेवल है बुर्का, जहां नकाब में आंखों के अलावा पूरा चेहरा ढका होता है। बुर्के में आंखें ढकी होती हैं, आंखों की जगह पर या तो एक खिड़की नुमा जाली बनी होती है या कपड़ा हल्का होता है जिससे आर पार देख सकें। फिर आ जाता है अलमीरा। ये 2 कपड़ों का सेट है। एक कपड़े को टोपी की तरह सिर पर पहना देते हैं, दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा दिया जाता है। अबाया ये वो पोशाक है, अबाया, जिसे भारत में बुर्का कहते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में इसे अबाया कहा जाता है। एक लंबी ढकी हुई पोशाक है जिसे औरतें किसी भी कपड़े के ऊपर डाल लेती हैं। इसमें सिर के लिए एक स्कार्फ होता है, सिर बाल ढके होते हैं, चेहरा खुला होता है। फैशन के हिसाब से ये बहुत से रंगों का आने लगा है, यानी नकाब, हिजाब, अलमीरा, अबाया, बुर्का, दुपट्टा, ये सब कुछ पहनाने में लगे हैं तालिबानी। चलते हैं हम अपने गेस्ट के पास में, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। हम चाइना को क्या कहें, हम रशिया को क्या कहें, हम पाकिस्तान को क्या कहें, जहां क्या ये लोग अगर कूटनीतिक मान्यता देने पर आते हैं तो क्या ये माना जाए कि जो मुल्क तालिबानियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है उस मुल्क ने स्वीकार कर लिया है कि एक महिला के सिर पर बुर्का होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए, अमाया होना चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए, उसका चेहरा ढका हुआ होना चाहिए? देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं इस बात को से मैं एग्री करता हूं, पर क्वेश्चन ये है, ये इनके बड़े पुराने ट्रेडिशंस हैं। एक बात तो याद रखिए, पर्दा सिस्टम इनका बड़ा पुराना ट्रेडिशन है। पर एक टाइम था अफगानिस्तान में, जैसे आपने अभी थोड़ा कह रहे थे, तो
leading fashions Paris used to take from Afghanistan. Afghanistan was the second country to allow women to vote in the world. तो ये अफगानिस्तान की जो मॉडर्निटी थी एक टाइम से इट वाज सेटिंग स्पेस फॉर द वर्ल्ड। तो अब जब ये सब कुछ देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये औरतों पे अत्याचार क्यों होता है। ये हमारे लोगों कई लोगों को समझ नहीं आ रही। वो इसलिए करते हैं, एंड माइंड यू ऑफिशियली करते हैं। उनकी टीचिंग्स जो है, मुल्लाओं की टीचिंग्स, वो जो मदर होती है अफगानिस्तान में, जो महिला जो बच्चों को बड़ा करती है, वो उसकी जो वैल्यू सिस्टम्स होती है वो इनके टीचिंग के खिलाफ जाती है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप लोगों को कोड़े मारिए, आप ये करिए। बच्चे जब एक माँ की परवरिश में बड़े होते हैं, माँ की लीडरशिप में, वो तालिबान के टीचिंग्स के टोटली खिलाफ होते हैं। इसलिए पहला एम तालिबान का है औरत को, मदर को बिल्कुल खत्म करो, दबा दो। ये इनका गेम है। अब उसमें उनको हिजाब भी है, पर्दे भी हैं, 100 चीजें आप डाल दीजिए, वो करते रहेंगे। अब आप दूसरी बात है, हाँ ये मैं नहीं कहता कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं आएगा, अभी भी आ सकता है भाई। दूसरी थिंकिंग के भी इस्लाम में बहुत हैं लोग। अगर आप हिंदुस्तान के लोग अगर अपनी आवाज उठाएं तो यहां पे तक आवाज पहुंच सकती है। मोहम्मद अली शाह, हम तो आवाज उठा रहे हैं। मेरी को एंकर्स न जाने कितनी फीमेल्स हैं, न जाने कितनी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बिल्कुल, और बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करती हैं। क्या अब अफगानिस्तान में महिला एंकर नहीं दिखेगी? क्या अफगानिस्तान में महिलाएं पढ़ने नहीं जाएंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी? क्या महिलाएं और लड़कियां कभी नौकरी करने के लिए नहीं आएंगी? क्या झरोखे से बाहर निकल नहीं पाएंगी? नकाब, हिजाब, अलमीरा, अबाया, बुर्का, दुपट्टा, इससे बाहर नहीं आ पाएंगी अब महिलाएं? देखिए, एक हाथी होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं, है? अब तालिबान ने स्टेटमेंट तो इशू कर दिया है और ये बोला भी है कि महिलाओं को कोई डर नहीं है तालिबान के रूल का। यहाँ पे महिलाएं काम करती रहेंगी। वो एक अस्पताल भी गए थे जहाँ पे महिला डॉक्टरों को मिले और बोला कि आप हमारी बहनें हैं और हमें आप पे फक्र है, नाज है, आप देश में काम कर रही हैं, आप करिए। भाई ये कहने की बातें हैं। अब मैं बताऊं खास तौर से 20 साल में क्या तब्दीली आई है तालिबान में, आपको आता हूं मैं आपको। इनका पीआर मशीनरी बहुत तगड़ा बन गया है। ये जानते हैं अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना। पहले जब 20 साल पहले तालिबान था उनको प्रोजेक्ट करना नहीं आता था। जो वो थे अब जो है हम दिखाते हैं तालिबानियों के आतंक की तस्वीरें। आप भी देखिए, मेजर मोहम्मद अली शाह, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप भी देखें कि कैसे तालिबानी लड़ाके खुलेआम गोलियां बरसाने में, गोलियां चलाने में लगे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं, एक एक करके देखें। काबुल, हेरात, कुंदूज, लश्करगाह, मज़ार शरीफ, हर जगह की तस्वीरें आई हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ महिलाएं हैं अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही हैं। ये कह रही हैं किसी भी तरह से बच जाएं। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर आकर के तालिबानी किस तरह से बम, गोले बारूद बरसा रहे हैं, देखिए। देखने के बाद आप इसको अफगानिस्तान नहीं कह सकते, आप इसको तालिबान भी नहीं कह सकते, आप बल्कि इसे कहेंगे गनिस्तान। और गनिस्तान में कितने तोप, कितने टैंक, कितने बख्तरबंद गाड़ियां हैं अभी तालिबानियों के पास, आपको दिखाते हैं। 775 तोप के साथ में तालिबानी तैयार हैं। टैंक है इनके पास में 44, 1016 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। माइन प्रोटेक्टेड गाड़ी भी इनके पास में 20 है। लेकिन इनके पास में हथियार क्या है? जंग करने को ये तैयार क्यों है? जंग करने को आमादा क्यों है? आप देखें, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स इनके पास हैं, रशियन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, MI-24 अटैक चॉपर्स हैं, US-60 ब्लैक हॉक, MI-8, MI-17 ट्रांसपोर्ट कैरियर, A-29 सुपर टुकानो फाइटर्स, सैकड़ों हमवीज हैं, T-55 टैंक हैं, T-62 टैंक हैं, अमेरिकन M1117 टैंक इनके पास में है, गोले हैं, बारूद हैं, गोलियां हैं, और ये बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज है, काबुल में प्लेन से गिरे 2 लोगों की पहचान हो गई है। प्लेन से जो गिरे लोग थे अफगान फुटबॉलर, इनमें से एक जारी अनवर थे और प्लेन से गिरने वालों में एक अफगानी डॉक्टर भी थे। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तालिबान राज आने के बाद अमेरिकी प्लेन पे ये लोग सवार हुए थे कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए।
अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे तालिबान क्रिकेट बोर्ड बन गया और कैसे अफगानी क्रिकेट पर भी तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया है। हुआ क्या, तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में एंट्री की। पूर्व अफगान क्रिकेटर अब्दुल्ला मजारी भी तालिबानियों के साथ लेकर के आया। लड़ाकों को बोर्ड के दफ्तर तक लेकर के आया अब्दुल्ला मजारी। तालिबानी क्रिकेट से प्यार करते हैं, यह कहना था अफगान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ का, यानी सरेंडर कर दिया है। तालिबान ने देश के 6 क्रिकेट स्टेडियम पर कब्जा कर लिया है। काबुल स्टेडियम पर भी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अफगान क्रिकेट में क्या हम कुर्ते पजामे वाले क्रिकेटर देखेंगे क्या? अब मैं अगर आपको कहूं, अगर महिलाओं के ऊपर ये प्रतिबंध लगा सकते हैं तो अपने क्रिकेटर्स के ऊपर भी ये लगाने लग जाएंगे कि आप कुर्ता पजामा पहनिए और पता नहीं स्विमिंग में क्या करेंगे। तो सारा का सारा ये एक हिलेरियस सीन बन जाएगा, ये इतना मैं बता दूं। क्योंकि इनको उस बात की कोई चिंता नहीं है, छवि क्या होगी, इमेज क्या होगी, स्पोर्ट्स की वैल्यू सिस्टम्स क्या है, ये इनको पता नहीं। पर मैं एक बात बड़ा हैरान हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तालिबान का आईक्यू कम नहीं है, वो सब जानते हैं। और जिस तरीके से वो टैक्टिकल फाइटिंग करते हैं, टेरेन का इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस में कोई कम नहीं है। पर क्वेश्चन ये है उनकी जो बद्री बटालियन लगातार दिखाते रहे इन्फोग्राफिक के तौर पर। बद्री बटालियन के तीनों इन्फोग्राफिक स्क्रीन पर होने चाहिए। विंग कमांडर बख्शी, आप बोलते रहे। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है, इनकी अब थिंकिंग जो है वो चेंज तभी हो सकती है जब कोई इनको बहुत ही इनके एजुकेशन सिस्टम में और किसी तरीके से इनके मुल्ला सिस्टम में जो इनको सुधारते हैं। ये सही आपने वर्ड कहां से आया ये आप ये बताएं कि मुल्ला सिस्टम इनका कहां का है? बरेलवी है या यहाँ से आया है? ये काम करेंगे ना, एक बार कभी अगर मौका लगा तो हम और आप चल करके इसकी रिसर्च जरूर करेंगे कि ये बरेलवी हैं, देवबंदी हैं या फिर किसी और दुनिया से आए हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत बार ये एलियन नजर आते हैं। ये कहते हैं ना कि एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। ये लोग मुल्ला का इस्लाम चलाते हैं। अल्लाह का इस्लाम कभी भी इतना जाहिल नहीं हो सकता, कभी इतना क्रूर नहीं हो सकता, कभी इतना ब्रूटल नहीं हो सकता। लेकिन अफगानिस्तान को खोखला किसने किया? मेरा तो मानना ऐसा है कि अशरफ गनी ने किया। अशरफ गनी लेकर के भागे मनी। लेकिन इसकी एक इनसाइड स्टोरी है जो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज के पास में है। सवाल यह है कि क्या डील फिक्स थी? कैबिनेट को अंधेरे में रखा गया। 6 महीने में अगर 2 इंटीरियर मिनिस्टर बदले गए, इसके पीछे की कहानी क्या थी? अगर कमांडर्स रिटायर किए जा रहे थे एक के बाद एक, इसके पीछे की कहानी क्या थी? अमरुल्लाह साले जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें कुछ भी बताया नहीं गया। 6 कोर कमांडर को रिशफल किया गया, पैसे लेकर के भागे, कोई किसी को पता नहीं था। डिफेंस मिनिस्ट्री अस्थिर किए बैठे थे अशरफ गनी और 1 साल से ये अनस्टेबल सरकार चल रही थी। यही अशरफ गनी का गुनाह था और इसीलिए ये बोलते हैं कि अशरफ गनी ने असल में वो गुनाह किया है जो कहीं से भी माफी के काबिल नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरह खोखला कर दिया है। आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपका जानना जरूरी है 3 मुल्क जो बोलने लगे हैं सलाम तालिबान, इनकी जबान क्या है, अपने अल्फाजों में ये क्या बोलते हैं, एक करके हम आपको दिखाते हैं। ये 3 मुल्क हैं, चीन, रशिया और पाकिस्तान। चीन जो ये कहता है कि अफगानी जनता की पसंद का सम्मान है, वहीं पर रूस ये कहता है कि तालिबानी राज में हालात अशरफ गनी से बेहतर हैं। पाकिस्तान ये कहता है अफगानियों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। ये 3 मुल्क क्या किसी खतरनाक बम की तरफ बढ़ रहे हैं? ये 3 मुल्क जो भी कर रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं चीन, रशिया और पाकिस्तान के बारे में ये कहूंगा, क्या ये जो भी कर रहे हैं, इनकी जो भी कूटनीति है, क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में इन्हें खुद भी एहसास हो जाएगा कि कितना बड़ा खतरा ये पूरी दुनिया के लिए लेकर के आ रहे हैं, चीन, रशिया और पाकिस्तान? भाई खुद आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका ने ही तालिबान की शुरुआत की थी, इन्होंने ही इनको पाल पड़ोस के बड़ा के इनको पैदाइश करी थी। 2001 में 11 सितंबर को उसामा बिन लादेन अलकायदा ने इनको ही वापस हमला किया इनके ऊपर है। तो अपने पास एक सांप को पालेगा, वो घूम फिर के उसी को ही धसेगा अल्टीमेटली घूम फिर के। तो ये गलती कर रहे हैं और इनका एहसास होगा इनको, लेकिन देखते हैं अफवाह बताया कब होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई, जब आपने बोला रशीद भाई, कौन सा मदद बोलेगा कि औरतों को कोड़े लगाओ, सूली पे चढ़ा दो, लटका दो, मार दो। भैया एक दिवाली पे हम बम फोड़ते हैं ना, हम लगाते हैं बम सुरी और भाग जाते हैं। ये फौज वही वैसी वहां की फौज है।
ये छुप के कहीं पे बम लगा के भाग जाएंगे तेज तेज। अरे किसी भी फौज को करने का इनमें साहस नहीं है, चाहे 313 बंदली बटालियन हो, कुछ भी हो, बनेंगे शेर। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाहीन के पास में शेरू है ना, शेरू जिसका इंडियन कनेक्शन कहा जाता है। आज इंडिया न्यूज एक और खुलासा करने जा रहा है, तालिबानी कमांडर जिसका नाम है शेरू, इसका एक इंडियन कनेक्शन है। तालिबान का ये ताकतवर नेता है। शेरू के बारे में आपको बताते हैं, इन्फोग्राफिक के जरिए, एक्सप्लेनर ग्राफिक के जरिए आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं। तालिबान का ताकतवर नेता, नाम शेरू, पूरा नाम मोहम्मद अब्बास स्टानिक जई। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में कैडेट था शेरू। तालिबान के साथ सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है शेरू। IMA के 1982 बैच वालों ने स्टानिक जई का नाम शेरू रखा। भगत बटालियन की केरन कंपनी में कैडेट के साथ IMA आया। IMA में आजादी के बाद से विदेशी कैडेट्स को एंट्री मिलती है। शेरू अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस का रिक्रूट था। शेरू ने अफगानिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन की। 1996 तक अफगान आर्मी में रहा, लेकिन 1996 में सेना छोड़ी, तालिबान में शामिल हो गया। 1997 में शेरू तालिबान सरकार में कार्यकारी विदेश मंत्री बना। इंग्लिश बोलना, मिलिट्री ट्रेनिंग ने तालिबान में बहुत मजबूत शेरू को बना दिया। और आज की तारीख में यह कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क के साथ में कम्युनिकेट करना है तो शेरू का ही तालिबानी इस्तेमाल करते हैं, और ये शेरू बहुत हद से ज्यादा खतरनाक है। विंग कमांडर पफू बख्शी, शेरू के बारे में आपको जानते हैं क्या? हाँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। मुझको पहले से ही पता था ये पहले अफगानी नहीं है। हमारे एयरफोर्स में मेरे इंस्ट्रक्टर अफगान थे। मैं अब मेरे इंस्ट्रक्टर अब अमानुल्लाह खान फैमिली के थे, और वो देहरादून में सेटल हुए हैं। उनकी पूरी फैमिली देहरादून में सेटल हुई है। और ऑफ कोर्स आपको पता है उनकी फैमिली ही बासमती लेके आई थी। तो ये सारा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और इनके साथ में और भी हमारे लोग रह चुके हैं अफगानिस्तान के। हमारे अफगानिस्तान के कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में मैंने ट्रेनिंग करवाई है, इनकी ह्यूमैनिटेरियन लॉ में करवाई है। इंटेलिजेंट ऑफिसर्स होते हैं। और शेरू का भी रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। बेसिकली ही वाज वेरी गुड, एंड उसकी मान्यता इसलिए है वो टैक्टिक्स में बड़ा साउंड है और वो इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ा साउंड है। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए वो उसको ऊपर उठा रही हैं। पर एक चीज होनी चाहिए, हमारे लोगों को इससे कांटेक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्ट्री को, अगर कोई फौजी हो, ताकि इसका असली माइंड तो पता चल सके, कुछ एडवाइस दे सके, कुछ एडवाइस ले सके। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपको भी ऐसा लगता है कि शेरू जैसे जिनके रूट्स में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून है, क्या इनसे हिंदुस्तानी अथॉरिटीज को किसी भी तरह से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि इनके जहन में क्या चलता है, ताकि ये पता चल सके कि आगे आने वाले दिनों में इनकी सरकार किस तरीके से चलेगी? बिल्कुल। देखिए, जो शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजाई तालिबान हेड है, ये दोहा ऑफिस संभाल रहे हैं। हेड ऑफ ऑफिस इन दोहा है ये MS 71 रेगुलर्स आपने बताया, वहां के भगत बटालियन के पास आउट है। तो जाहिर सी बात है कि इनके इंस्ट्रक्टर कोई तो ऐसे होंगे कि हिंदुस्तान के जो साथ में ट्रेनिंग करे होंगे। भाई इनके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, ताकि मालूम पड़े कम्युनिकेशन से ही